आप सभी को पता है कि सजदा बाबू अब हमारे बीच नहीं है और सजदा बाबू का इतिहास करीब करीब सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। वो किशन जी के कंटेम्प्रेरी थे और किशन जी के साथ उन्होंने समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि सजदा बाबू शुरुआती दौर में दिल्ली में रहे, उसके बाद मुजफ्फरपुर के एक अपने गांव में रह करके अंत समय तक उन्होंने लिखने का काम नहीं छोड़ा। और हमारे बीच जो ऐसे महानुभाव सजदा बाबू जैसे लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे, 98 वर्ष में उनका निधन हो गया। तो आज हम लोग सिर्फ सजदा बाबू को याद करने के लिए यहाँ पे शामिल हुए हैं। इसीलिए सभी साथियों से आग्रह है कि सभी लोग 2 से 3 मिनट में अपनी बात रखें। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी समागम के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद कुमार जी को दिया जाता है और प्रोफेसर आनंद कुमार अपने हिसाब से आगे के कार्यक्रम को चलाएंगे। और अंत में मैं अब सजदा बाबू को अपने तरफ से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ऐसे व्यक्ति समाजवादी आंदोलन में सजदा बाबू जैसे, किशन जी जैसे लोग हमारे बीच में आते रहें तो समाजवाद का भविष्य कुछ बनेगा। लेकिन अभी हम उस दुख के घड़ी में हैं जहां सजदा बाबू हमारे बीच नहीं है। उनको याद करते हुए हम लोग अपनी बात 2 से 3 मिनट में रखेंगे। जितना संक्षिप्त में आप रखेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा लोग साझा कर सकते हैं अपने विचार। प्रोफेसर आनंद कुमार जी अपनी अध्यक्षीय बात शुरुआत करते हुए फिर प्रोफेसर विकास उपाध्याय जी को कहें। तो प्रोफेसर आनंद कुमार। धन्यवाद अनिल जी, आप लोगों ने ऐसा आयोजन किया है कि अभी ही हम लोग करीब 26-27 तो इकट्ठा हो गए हैं और लोग जुड़ेंगे। बड़ी खुशी की बात यह है इस दुख के क्षण में भी सीधे मुजफ्फरपुर से एक श्रद्धांजलि के लिए साथी विकास नारायण उपाध्याय जी हैं, जो सजदा बाबू के बड़े करीब थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और हम लोगों के भी निकट मित्रों में से हैं। मैं प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय से आग्रह करूंगा कि अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। प्रोफेसर विकास, आवाज जा रही है मेरी? जी अच्छी तरह से। बाकी लोग अपने को म्यूट कर लें। जी, सबसे पहले मैं भारतवर्ष के महान चिंतक और समाजवादी विचारक आदरणीय सजदा बाबू को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि सजदा बाबू का निधन परसों हुआ और हमारे यहाँ के मित्र वरुण जी और प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने हमको सूचित किया और हम लोग तुरंत सजदा बाबू यहाँ मुजफ्फरपुर में ही प्रभाकर बाबू के यहाँ, उनके जो छोटे भाई हैं प्रभाकर बाबू के यहाँ ही आए हुए थे और वहीं उनका निधन हुआ। और उसके बाद उनके आज हम लोगों ने उनकी श्रद्धांजलि गांधी शांति प्रतिष्ठान और दूसरे संगठन ने भी मिल करके उसको आज एलएस कॉलेज के आचार्य कृपलानी सभागार में मनाया गया। और इसमें महती योगदान हमारे मित्र वरुण जी का रहा है और वरुण जी भी इस पर प्रकाश डालेंगे। और मनिका में उनका जो गांव में, जिस गांव में रहते थे वो मनिका मुजफ्फरपुर का एक छोटा सा गांव है जो रहते थे, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार में वरुण जी इत्यादि हमारे सारे मित्र वहां उपस्थित थे और वहां गांव के भी लोग, काफी लोग वहां उपस्थित हुए और उनके दाह संस्कार में उन लोगों ने भाग लिया। मित्रों, सजदा बाबू के बारे में कुछ बोलना और कुछ बताना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। सजदा बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे
कि वो गांधी के प्रतिरूप थे एकदम। जहां वो रहते थे उस जगह पर चमेला घर उनका नाम था, वो उसमें मनिका में, और इस तरह से रहते थे कि हम लोग देख करके उनको हैरान हो जाते थे। और कोई भी आदमी उस तरह से नहीं रह सकता है जिस तरह से सचिदा बाबू गांधी के रूप में एकदम वहां अवस्थित रहते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई एक पुस्तकें लिखी जिसको कि हम लोग सारे लोग जानते हैं जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, और उस किताब को पढ़ने और समझने का मौका लगा है, जो देश विदेश में भी किताब पढ़ी गई है। तो उनके लिए आज जो गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से और दूसरे आयोजन की तरफ से जो एलएस कॉलेज में आचार्य कृपलानी भवन में, उसमें उद्गार बहुत सारे व्यक्ति, करीब करीब उसमें 50-60 लोग थे। वरुण जी उसमें बताएंगे, उस पर और प्रकाश डालेंगे। तो उसमें सब लोग जो उपस्थित थे उन लोगों ने श्रद्धांजलि वहां अर्पित किया, उनको पुष्प अर्पित किया, और उनके बारे में बेहद रूप से उनके बारे में बताने का प्रयास हमारे विद्वान साथियों ने और जो समाजवादी आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए थे वो उन लोगों ने उसमें किया। मित्रों, हमने एक प्रस्ताव दिया था वहां कि उनके नाम पर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया जाए, और उस नेक्स्ट ईयर से हम लोग उसमें ऐसा प्रयास, अब इसमें निर्णय क्या लिया गया इस पर वरुण जी इस पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। मैं पुनः उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। उनके यहाँ आना जाना रहा और उनका सानिध्य भी मिला, मार्गदर्शन भी मिला। ना यकीनी और ना उम्मीदी के इस दौर में मेरे लिए वो उम्मीद और यकीन दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि उनकी लिखी हुई किताबें तो पढ़ती ही रही, आमने सामने बैठ करके भी उनको सुनती रही। सुनना जितना अच्छा लगता था, पढ़ना भी वैसा ही लगता था। हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हमें दोनों ही, उनको सुनने का भी मौका मिला, उनको पढ़ने का भी मौका मिला, उनसे बहस करने का भी मौका मिला, और उनको साथ साथ देखने का, और वो कैसे जीते हैं एक जिस तरह से वो अपने गांव में रह करके और सारा काम करते थे, लेखन का, चिंतन का, वो सामने देख के भी जैसे यकीन करना बहुत मुश्किल होता था। मुझे ये बात बताते हुए अच्छा लग रहा है कि उनकी 2 किताबें मैंने भी प्रकाशित की थी जब मैं गांधी स्मृति और दर्शन समिति में थी। अंग्रेजी में मूल रूप में लिखा था उन्होंने अनआर्म्ड प्रोफेट, जिसका हिंदी तर्जुमा रामजय प्रताप जी ने किया था। वो किताब आखिरी दौर में देश में जाने के पहले मैं सारे मैन्युस्क्रिप्ट खुद पढ़ा करती थी, गांधी स्मृति और दर्शन समिति में भी, और उसके पहले बुक्स फॉर चेंज जब चलाया करती थी तो उसमें भी। तो पढ़ते पढ़ते कई बार कई जगह रुक जाना पड़ता था कि गांधी को जिस तरह से उन्होंने समझा, जिस तरह से लिखा, और जिस तरह से हमें पढ़ने को उन्होंने, और इतने सारे प्रकाशन समूहों के रहते हुए, प्रकाशन घरों के रहते हुए उन्होंने मुझे प्रकाशित करने के लिए ये किताब दी। तो मैं अजीब एक जिस भाव को मैं व्यक्त नहीं कर सकती कि एक व्यक्ति जो आपका हाथ पकड़ के चला रहा है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा है कि वो आपका हाथ पकड़ के चला रहा है, और हम इस गफलत में हैं कि हम तो खुद ही चल रहे हैं। लेकिन आज जब वो नहीं है तो मुझे लगता है कि इतना विश्वास कि इतने सारे लोगों के रहते हुए वो किताबें उन्होंने मुझे छापने के लिए दी, और छापने के बाद जब किताब उन तक पहुंची तो उसने बड़ी प्यारी सी एक चिट्ठी लिखी थी जो मैंने संजो कर रखा हुआ है और शायद जीवन भर रखूंगी। बस इतना ही। उनको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ, और उनके जो कुछ उनसे सीखा है उसको आगे लेकर चलने की कोशिश करूंगी। बस इतना ही कह पा रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पा रही हूँ। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपको। भाई अरविंद वरुण जी अपनी श्रद्धांजलि दीजिएगा। जी, आज है जैसा प्रोफेसर विकास उपाध्याय जी ने आप लोगों को बताया कि मुजफ्फरपुर में आज एक शोक सभा का आयोजन, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान एवं
समाजवादी जन परिषद के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। उसमें जो एक प्रस्ताव पारित किया गया, मैं वह आप लोगों की अनुमति से आपके बीच रख देना चाहता हूं। प्रस्ताव है, सच्चिदानंद सिन्हा स्वतंत्रोत्तर भारत के ऐसे समाजवादी चिंतक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिनका सरोकार सभ्यतागत था। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता ने जिस तरह के विशृंखलित समाज का निर्माण किया, उसे व्यवस्थित आधार प्रदान करने के माध्यम के रूप में जिस समाजवाद का रास्ता चुना, उस पर न केवल अविराम अनथक योद्धा के रूप में चलते रहे, बल्कि उसे बदलती परिस्थितियों के साथ निरंतर व्याख्यायित करते हुए बौद्धिक धार प्रदान करते रहे। अपनी इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने छात्र जीवन से की, फिर मजदूर संगठन, किसान संगठन, राजनीतिक आंदोलनों, राजनीतिक दल और जन आंदोलनों के साथ मिलकर करीब 9 दशक तक निरंतर सक्रिय रहे। इन वर्षों में आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के विभिन्न वैचारिक आधारों, पूंजी केंद्रित औद्योगिक अर्थतंत्र, राष्ट्र, राज्य, कला, साहित्य और संस्कृति, स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता, धर्म, समाज और राष्ट्र की समीक्षा करते हुए बेहतर मानवीय सभ्यता व मनुष्य निर्माण के वैकल्पिक आधारों को प्रस्तावित करने का महान कार्य किया। अपनी इस बौद्धिक यात्रा में वे मार्क्स से टकराते हुए बरास्ते जेपी, लोहिया और गांधी के विचारों को ज्यादा मानवीय और व्यवहारिक बताते हुए उसे नई आधार भूमि प्रदान करते रहे। भोक्तावाद, सांप्रदायिकता, सिमटता लोकतंत्र, असहिष्णुता और कट्टर होता व्यक्ति उनके अंतिम दौर की चिंता के केंद्र में रहे। उनका प्रवृत्ति लेखन इन्हीं चुनौतियों को संबोधित है। आइए आज उनकी इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हम सब यह संकल्प लें कि इन समसामयिक चुनौतियों से अपने अपने सामर्थ्य की सीमा से में लड़ने का हम प्रयास करेंगे। तो ये प्रस्ताव वहां पारित हुआ और 2 मुख्य बातें वहां हुई कि हम एक प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पर एक मेमोरियल लेक्चर करेंगे। और जब फेसबुक पर यह बात मैंने पहली बार लिखी थी तो कई दिल्ली के भी वरिष्ठ साथियों की एक राय आई कि उनका जो वो चमेला कुटीर है उसका संरक्षण बहुत जरूरी है, उसको एक धरोहर के रूप में उसकी सुरक्षा जरूरी है। तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि उनके छोटे भाई अरविंद सिन्हा जी ने कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम 4-5 लोगों की उपस्थिति में आश्वासन दिया कि चमेला कुटीर जिस हालत में है उसको पूरी तरह से संरक्षित किया जाएगा। तो वो अगर संरक्षित रहता है तो हम लोगों के लिए एक बौद्धिक तीर्थ बना रहेगा चमेला कुटीर, जिसमें आप लोग समय समय से आते रहेंगे। और वहां हम लोग चाहेंगे कि साल में एक अच्छा कार्यक्रम उनके जन्मदिन पर हो, जिसमें आप लोग भी सुविधा अनुसार आवे। हम लोग एक ऐसे खालीपन को महसूस कर रहे हैं जिसे भरा नहीं जा सकता। मेरे जैसा कार्यकर्ता जब उनके साथ बैठ लेता था तो कुछ बैठने के बाद भी इतना ऊर्जस्वित अपने को महसूस करता था कि क्या बताऊं। एक बस अंतिम बात कहते हुए कि इस बार जब 30 दिसंबर की सुबह मैंने उनको फोन किया तो उनका फोन खराब था। फिर बगल के साथ ही जगत नारायण राय जी को मैंने फोन किया तो जगत जी ने मुझसे कहा कि लीजिए मैं सर के साथ ही बैठा हूं। मैंने जब उनको शुभकामना दी तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि पहली शुभकामना मुझे आपकी मिली है। फिर वो कहने लगे कि मुझे कब तक रखिएगा, हंसते हुए उन्होंने कहा। मैंने कहा कि सर आपकी जन्म शताब्दी हम लोग मनाएंगे, मैं और नवीन जी, भाई अच्युतानंद किशोर नवीन जी, इस मामले में हम लोग पहले से राय बना रखे हैं। लेकिन अब इस पर वो हंसने लगे। फिर हम लोग खूब हंसे। लेकिन वही मेरी आखिरी मुलाकात उनसे रह गई जब वो उनके निधन से एक रात पहले मुझे भाई अच्युतानंद किशोर नवीन जी ने दिल्ली से सूचना दी कि सर की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अगले दिन दोपहर में जब तक मैं जाने को तैयार ही हो रहा था तब तक जगत नारायण राय जी ने मुझे सूचना दी कि सर नहीं रहे। तो ये खालीपन जो हम लोगों के बीच आया है इसको भरने में समय लगेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच हमेशा रहेंगे, हम लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। और अगर उनके बताए रास्ते पर हम कुछ कदम भी चल सके तो सबसे बड़ी हम लोगों की उनके प्रति यही हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भाई शशि शेखर जी, अरविंद वरुण जी ने हम लोग को कुछ ध्यान दिलाया किस दिशा में शोक सभा गई मुजफ्फरपुर की, और ये भी ध्यान दिलाया कि एक ठोस निर्णय लिया गया है कि अगले जन्मदिन पर उनके स्मृति व्याख्यान होगा। और ये भी बताया कि वहां पर नवीन जी और अरविंद मिलकर के
एक शताब्दी कार्यक्रम की भी तैयारी कर ही रहे थे, तो होना ही था, 2 साल बाद करना ही था। अब वो नहीं रहे तो और जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। भाई शशि शेखर जी। जी उसके बाद नमस्कार। जी नमस्कार। सजदा बाबू जैसे लोग कभी जाते नहीं हैं, शरीर उनका जरूर जाता है, उनका विचार जीवित रहता है। और उनका तो इतना लेखन है कि जो पाठक और जो समाजवादी विचारों और मूल्यों को जानने वाले पढ़ते रहेंगे तो लगातार उन्हें नई प्रेरणा मिलती रहेगी और समाजवादी विचारों को समझने का एक सुअवसर भी प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि इतना कुछ उन्होंने लिखा है कि जिसको पढ़ना आसान नहीं है, और पूरा जीवन सादगी भरा, ऐसी सादगी की जिंदगी तो अब दिखाई नहीं देती। एक साथी ने ठीक कहा कि वो बिल्कुल गांधी का जीवन था। तो ऐसे समर्पित और प्रतिबद्ध समाजवादी विचारों को मानने वाले सजदा बाबू को हम लोगों की विनम्र श्रद्धांजलि है। आज 27 तारीख को सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है जो डेमोक्रेटिक और इलेक्शन रिफॉर्म्स मूलतः चुनाव सुधार पर है। तो आज हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम और अनिल मिश्रा जी बातचीत कर रहे थे कि जगदीप छोकर साहब को तो हम याद करेंगे ही, उनकी याद में ये कार्यक्रम पहले तय हुआ था। अब सजदा बाबू को भी उस याद में हम शामिल करेंगे। तो प्रोफेसर जगदीप छोकर, जिनका चुनाव सुधार में व्यापक योगदान है, और सजदा बाबू, दोनों की याद में हम 27 तारीख को सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के जो कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं चुनावी सुधार पर, तो उसमें हम उन्हें याद भी करेंगे। भविष्य में जो भी कार्यक्रम तय होगा, और खास करके 2 वर्ष बाद जो उनका शताब्दी समारोह, समाजवादियों का लगातार समाजवादी विचारकों के रूप में शताब्दी समारोह हो रहे हैं, बल्कि अभी तो इनका जो जी पारिक साहब थे वो भी 100 साल जो है वो पूरा करने के बाद गए, और ये था कि उनका भी शताब्दी समारोह जो है आगे मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से सजदा बाबू के शताब्दी समारोह के लिए भी कोशिश होगी। अगले साल सुरेंद्र मोहन जी का भी शताब्दी समारोह प्रारंभ होने वाला है, और साथ ही साथ इस वर्ष 26 नवंबर से रवि रे, समाजवादी नेता रवि रे जी का जो है ये शताब्दी समारोह है जो भुवनेश्वर में प्रारंभ होगा, और समाजवादी समागम जो है अगले साल 2026 में दिल्ली में उसका समापन करेगा। तो मुझे लगता है हम सबको मिल करके आगे उनके लिए कार्यक्रम को तय करना चाहिए। खास करके जो ये जो भी चर्चा हुई कि एक मेमोरियल लेक्चर वहाँ साथियों ने तय किया, ये बहुत अच्छी बात है। भविष्य में दिल्ली में भी इस प्रकार की कोई योजना पे हम सभी साथी समाजवादी समागम की ओर से विचार करने की कोशिश करेंगे और उसे अंजाम तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। तो मैं अपने समाजवादी चिंतक सजदा बाबू को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। भाई श्याम गंभीर जी, सुरेंद्र कुमार जी ने भी ज्वाइन किया है। भाई श्याम गंभीर जी, शिवदयाल जी ने भी ज्वाइन किया है। श्याम जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए श्याम जी। हेलो, आ रही आवाज, बोलिए। सच्चिदा बाबू से हम ये सीख सकते हैं कि समाजवाद को केवल मानना ही नहीं, जिया भी कैसे जा सकता है। एक साधारण सी कुटीर में रहकर उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। वो हमेशा ट्रेन से भी, जनरल स्लीपर जो होता है 3 टायर का, उससे ही यात्रा करते थे। उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी, अगर उनका 50% भी पढ़ दिया जाए तो वही समाजवाद को पूरी तरह से समझाने के लिए सार्थक साबित होगा। सच्चिदा बाबू हमेशा सादगी के साथ रहे
उनसे वो हमारे मार्गदर्शक भी रहे। सच्चिदा बाबू जीवन में कभी भी अपने आप को आगे रख करके नहीं रहे, उन्होंने हमेशा अपने आप को पीछे रख करके ही हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। निराशा तो उनके मन में कभी रही ही नहीं। अंतिम समय तक वो ये सब कार्य करते रहे और वो साधारण सदस्य के लिए भी, समाजवादी के लिए भी हमेशा उपलब्ध रहते थे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभा में तो हम लोग इकट्ठे हैं ही, और सचदा बाबू के बारे में जो भी हम साथी यहाँ हैं सब जानते हैं, तो कुछ मैं ज्यादा इस वक्त नहीं कहना चाहूंगा। सिर्फ ये कि सचदा जी का दिल्ली से बहुत गहरा संबंध था, और दिल्ली में कई पीढ़ियों के लोग अभी भी हैं जिनका सचदा जी से संपर्क था। तो समागम को पहल करनी चाहिए। एक श्रद्धांजलि सभा दिल्ली में आयोजित हो फिजिकल, और समागम के दायरे के बाहर बहुत साथी होंगे। प्रेम सिंह तो इसमें मौजूद हैं, राजन भी मौजूद हैं, पर सजब की भी एक छोटी मोटी इकाई या कुछ लोग उससे जुड़े हुए आज भी दिल्ली में हैं, और सचदा जी किसी न किसी रूप से सजब के साथ तो जुड़े हुए थे ही। अरविंद मोहन है, जेएनयू में हम लोगों की इकाई थी, तो वहाँ उनका बहुत आना जाना था। तो बहुत से साथी जो शहर में आमतौर पर समाजवादी बैठकों में नहीं दिखते हैं, वो भी शहर में हैं जिनका सचदा जी से काफी निकट का संपर्क था। तो इन सब को से बात करके, चाहे उसका आयोजन समागम करे, ये कोई जरूरी नहीं है, समाजवादी और सामंजस्य ज्यादा दिखता है, लेकिन बहुत सवाल होते जो पावर का सवाल है, जो उनके लिए केंद्रीय सवाल था। उस सवाल के सूत्र जयप्रकाश नारायण में ज्यादा दिखते हैं। और एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि वो समाजवादी कार्यकर्ता थे जो चिंतक थे। जब हम उनको समाजवादी चिंतक कहते हैं तो कुछ एक अलग किस्म का बिंब दिमाग में आता है कि वो बैठ के किताब पढ़ते थे और किताब लिखते थे। वो विषयों का चुनाव, किताबों का चुनाव, ये सब उनके कार्यकर्ता होने के नाते समाजवाद हासिल करने का जो संकल्प था और जो उनकी जिजीविषा थी, वहीं से उनके विषय आते थे और उसी से वो किताबें भी आती थी जिनको वो पढ़ते थे। और अपने आखिरी दिनों तक बहुत ज्यादा उम्र में भी जब वो मुजफ्फरपुर में गांव में रहते थे और वहां जब बड़ा आंदोलन हुआ एक प्रोजेक्ट के खिलाफ, तो उस आंदोलन में भी उनकी फिजिकल सक्रिय भागीदारी थी। कोई भी ऐसा, उनके बारे में बहुत बातें कही जा सकती हैं जो आज कहने का समय नहीं है, लेकिन वो हमेशा कार्यकर्ता बने रहे। कभी उन्होंने समाजवादी गतिविधि और कार्यक्रम से अपने को अलग करके केवल चिंतक के तौर पर या लेखक के तौर पर नहीं सोचा। जी धन्यवाद। जी भाई प्रेम सिंह जी, उसके बाद डॉक्टर हरीश खन्ना, फिर सुष्मिता जी। प्रोफेसर प्रेम सिंह जी अपनी श्रद्धांजलि दिया जाए। प्रेम जी, सच्चिदा जी से लंबा संबंध संपर्क रहा, उनका भरपूर स्नेह भी मिला और अटूट विश्वास भी मिला। वे हमेशा ऐसी एक उपस्थिति बने रहे मेरे जीवन में कि कम से कम मेरा अपने व्यक्तिगत स्तर पे समाजवादी विचार और एक्शन क्या रहे, इसकी साक्षी उन्हें मैं मान के चलता था।
तो किसी भी वैचारिक ग्रुप में ऐसे लोगों का रहना उस विचारधारा के लिए, उस सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण रहता है कि विचलन का शिकार ना हो उस धारा के जो काम करने वाले लोग हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत महत्व की बात रही। उनकी रचनावली हिंदी में आ गई है और अब अंग्रेजी में भी आनी चाहिए, और रचनावली के बाहर भी जो कुछ लेखन बाकी रह गया है वो भी एक अलग संचयन में आ जाना चाहिए। उन्हें लेकर के अभी कार्यक्रम तो होंगे ही, स्मृति व्याख्यान की भी बात हुई है। फोकस ये हो सकता है कि हम सब लोग तो सच्चिदा जी के साथ रहे हैं, उन्हें जानते हैं, उनसे हमारी प्रेरणा बंधी रही है, वैचारिकता भी बंधी रही है, कि जो नए लोग हैं भारत के पूरे देश के स्तर पर, तो वो थोड़ा सा उन्हें खोजने की, खंगालने की, जानने की कोशिश करें। केवल हम लोग आत्ममुग्ध भाव से उनका स्मरण करते रहें, ऐसा दौर अब शायद नहीं है, खासकर समाजवादी आंदोलन के लिए। तो उनका जो चिंतन है, उनका जो जीवन है, वो सारा एक ऐसा आकर्षण बिंदु हो सकता है नए लोगों के लिए, जो उन्हें फिर पूरी की पूरी जो समाजवादी आंदोलन की, भारत के भी और दुनिया के भी, सच्चिदा जी का दायरा बहुत बड़ा था जैसा कि अजीत भी कह रहे थे, और बिल्कुल जो नए नए विमर्श हैं, नए नए विषय हैं, उन सब पर उनका अध्ययन भी होता था, लेखन भी होता था। और गंभीर लेखन के अलावा उन्होंने पत्रकारी लेखन भी पर्याप्त किया, उसमें भी अभी बहुत कुछ बाहर है छपने से। लेकिन एक भी पीस मुझे उनका पत्रकारी लेखन का भी ऐसा नहीं लगा जिसमें एक पूरा कसाव, एक पूरी संरचना, एक पूरा फोकस ना हो। उनके सारे उनका जो सारा सोच का दायरा था, उनका जो विजन था कुल मिलाकर के, तो ये है कि हम जो भी साथी सब मिलकर के आगे सच्चिदा जी के बारे में कार्यक्रम करेंगे, गतिविधियां करेंगे, हमारा फोकस ये हो कि देश के हर हिस्से के लोग, युवा लोग, लड़के लड़कियां, वो उनके बारे में जानने की कोशिश करें। बस यही उन्हें श्रद्धांजलि है। बाकी तो अब क्या कहा जाए, सच्चिदा जी तो सच्चिदा जी ही थे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम जी। उस हरीश खन्ना, डॉक्टर हरीश खन्ना। हरीश जी। हरीश जी शायद क्विट कर दिए। जी मेरी आवाज हाँ अभी आ गए। आ रही। नमस्कार जी। सच्चिदा बाबू का ना रहना मैं समझता हूँ कि एक युग का, जो पुरानी पीढ़ी जो है, उस युग का अवसान मैं मानता हूँ। क्योंकि सच्चिदा बाबू जो हैं वो उन गिने चुने लोगों में, यहाँ एक तरफ लोग ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जो सत्ता के साथ जुड़े हुए और उनके बारे में आप सब देखते ही हैं। एक तरफ वो एग्जाम्पल आते हैं समाजवादियों में से, और दूसरी तरफ एक सच्चा नेक इंसान, ईमानदार आदमी जो जीवन भर, जिसने कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रखा, मतलब बहुत ही साधारण सा जीवन, साधारण। आप अपने मुजफ्फरपुर के गांव वहां चले गए और
वहीं पर ही वो रह रहे थे। और समाजवाद के बारे में जितना उन्होंने लिखा, मैं समझता हूँ कि कोई विषय ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर उन्होंने ना लिखा हो। समाजवाद के अतिरिक्त राजनीति, सौंदर्य शास्त्र, जाति व्यवस्था, नक्सलवादी आंदोलन, इन तमाम विषयों पर उन्होंने लिखा। और जीवन भर वो एक सही मायने में समाजवादी चिंतक और विचारक थे, जो चुनावी राजनीति से तो बहुत दूर थे। उससे तो जैसे उनका कोई लेना देना नहीं होता था। तो ऐसे लोग आज के युग में जो जिन पर हम गर्व कर सकते हैं और दूसरों को कह सकते हैं कि हमारे ये थी हमारी पीढ़ी जो है, जो ईमानदार लोगों की पीढ़ी, और सही मायनों में जो समाजवादी जिनको कहा जाए कि जिन्होंने अपनी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं समझा। मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। हमारे साथियों में बहुत उस तरह से ईमानदार लोग हैं, और हमारे जो पूर्वज जो नहीं रहे, और तमाम हमारे नेता चुनावी राजनीति में भी रहे, मगर चुनावी राजनीति में रहते हुए भी ईमानदार रहे और जीवन भर समाजवाद के लिए उन्होंने काम किया। मगर ये एक अलग तरह की पीढ़ी मैं समझता हूँ, उसका जो अंतिम एक तरह का छोर था, ये उसका अवसान हुआ इनके जाने से। बहरहाल मैं बहुत ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी। सुष्मिता जी। नमस्ते। वो तो मेरा निजी भी उनसे संबंध था, तो ये बहुत ही भावुक समय है। उन पर बोलना मेरे से बहुत बड़े थे। पर 3 चीज मैंने सीखा उनसे। एक तो है कि हम लोग उपभोक्तावाद युग में जो बड़े हो रहे थे, तो उनका नैतिकता पर बल समझ में नहीं आता था जब हम यंग थे। आज समझ में आता है कि नैतिकता और सुरक्षा पूरक है। सामाजिक सुरक्षा तभी रहती है जब नैतिकता होता है समाज में, इसलिए नैतिकता पे बल। तो सामाजिक सुरक्षा ही नहीं, अपराधियों से भी सुरक्षा होती है अगर नैतिकता पे बल पे सेंटर्ड होता है। दूसरा, नैतिकता को वो बहुत कॉम्प्लेक्स बताते थे। उसमें टेक्नोलॉजी भी है, उसमें एस्थेटिक्स भी है, उसमें फिलॉसफी भी है। तो वो भी हमने सीखा कि इस पर मतलब ये बहुत कठिन विषय है, मोरालिटी बहुत कठिन विषय है। और तीसरा, हमेशा कहा कि अपने निजी दृष्टि को बैकअप करो, हिम्मत करो। ये 3 चीजें मैं उनसे सीखी, और आई होप कि मैं उनका ये सीख को अपने जीवन में उतार पाऊँ। नमस्ते, थैंक यू। धन्यवाद सुष्मिता जी। भाई सुरेंद्र कुमार जी, उसके बाद माय फ्रेंड यशी फुनसुक जी, फिर रेजिनाल्ड जी फ्रॉम केरला। भाई सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार जी गांव में है, शायद वहां दिक्कत हो रही होगी। आचार्य यशी फुनसुक। मैं केवल स्वर के समाजवादी निकटतम में जो हमारे बीच में नहीं रहा है, उनको अपने हृदय पूर्वक शोक और श्रद्धांजलि करता हूँ। और क्योंकि मैं अनेक समाजवादियों से मिलने का, सुनने को अवसर मिला, परंतु मुझे नहीं लग रहा कि जो वर्तमान हमारे जो बीच में नहीं रहा, उनका साथ मिलना और सुनना अवसर नहीं मिला। परंतु आप सब लोगों से जब सुनते हुए मुझे लगा कि लोहिया जी के विचारक और विश्व के समाजवाद के विचारक व्यक्ति हम सब के सबसे लंबा उम्र जीते हुए हम सब के बीच में नहीं रहा है। मैं संपूर्ण तिब्बती वासियों की ओर से
और परम पूज्य दलाई लामा जी के आशीर्वाद के सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे इस श्रद्धांजलि सभा में यहाँ डॉक्टर अनिल जी ने सूचना भेजा था, मैं अभी नैनीताल से वापस आ रहा हूँ, इसलिए मुझे चिंता था कि इसमें सभा में शोक सभा में सम्मिलित हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन अभी आप सबके बीच में मुझे भी शोक संदेश और सभा पर सम्मिलित होने का मैं नमन करता हूँ जी। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य श्री गुरु जी, तिब्बती समाज के नेता। माय डियर फ्रेंड रेजिनार्क, श्री पी रेजिनार्क फ्रॉम केरला, लोहिया विचार वेदिका, श्री पी रेजिनार्क। रेजिनार्क के बाद फिर रणधीर गौतम जी। रेजिनार्क ओ हियर लेफ्ट, ओके। रणधीर, would you like to say something? आप कुछ कहना चाहेंगे रणधीर जी? जी जी, कुछ बस 2 मिनट ही। इसके बाद कौशल जी। सबसे पहले कौशल के बाद फिर अरमान अंसारी जी। जी, सबसे पहले तो मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कोई भी समाजवादी विचारक अपने आइडिया, थॉट और प्रैक्सिस से भी समाजवादी विचार को बुनता है। तो जो हमने उनको पढ़ते हुए मुझे सचिता जी को पढ़ने के लिए आचार्य नंद किशोर जी ने कहा था, उसके बाद हमने महसूस किया कि एक विचारक को फ्री थिंकर होना कितना ज़रूरी होता है। और जिस तरह से समाजवादी परंपरा में भी मार्क्सवाद को लेके जिस तरह से एंटागोनिस्टिक अप्रोच रहा है, और फिर तो वो चीज़ सचिता जी में नहीं दिखती है। वो टोटोस्कियन सेंस में एक गंभीर विचारक रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं समाजवादी परंपरा को वॉलंटरी पॉवर्टी का मानता हूँ, जो कि गांधी के बाद अशोक सिसोदिया जी में भी हम देखते हैं, किशन पटनायक जी में भी देखते हैं, लोहिया जी में भी देखते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत क्षमता है किसी विचार के से ज़्यादा व्यक्तित्व के प्रभाव का सामाजिक आंदोलन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच, तो उसमें उनकी एक बड़ी विरासत है। और उनको पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी अंतर्दृष्टि एक तरह से भारतीय समाज को समाजशास्त्रीय रूप में एक नए अंतर्दृष्टि के साथ समझने की जो कोशिश है, मैं मानता हूँ उसमें सचिता जी का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी भी तरह के अवसाद और उन्माद से मुक्त चिंतन ही फ्री थिंकर का एक विरासत है। और समाजवादी फ्री थिंकर्स में मैं उनको हमेशा उनको जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि और उनको पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने कुछ फेसबुक पर लिखा भी है और मैं अभी लिख भी रहा हूँ उनके सोशियोलॉजिकल लेंस इन टर्म्स ऑफ मेथोलॉजी और थियरी बिल्डिंग में उनके विचार का क्या प्रभाव होगा समाजवादी विचार के प्रवाह में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिविंग लविंग लेगेसी को कल्टीवेट करूँ, नर्चर करूँ और सेलिब्रेट करूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रणधीर जी। भाई कौशल किशोर जी। रणधीर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अवसाद और उन्माद दोनों से मुक्त थे सचिता बाबू, जैसे अनासक्ति योग के साधक भी थे। कौशल किशोर जी। लगता है कौशल किशोर जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सुभाष जी कुछ बोलना चाहेंगे? अनिल सिन्हा जी भी है। अच्छा, अनिल सिन्हा जी आगे बंगलोर से, ठीक है। हाँ हाँ वो है। सुभाष जी कुछ कहना चाहेंगे? इसके बाद अनिल सिन्हा जी। सुभाष जी कुछ कहना चाहेंगे? एक साथी हैं जिनके नाम के आगे सुभाष दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो शायद सुभाष नहीं है, किसी और का विंडो यूज कर रहे हैं। बोला क्या? हेलो जी बोलिए। क्या साथी मुझे सुन पा रहे हो? अच्छी तरह से। अपना नाम बताइए। मैं एडवोकेट सुभाष सावंगीकर
महाराष्ट्र से हूँ। बोलिए बोलिए सुभाष जी। एक तो समाजवादी जन परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सच्चिदानंद जी को देख सका हूं, उनको सुन सका हूं और उनसे कुछ सीख भी सका हूं। और मुझे एक अच्छा याद है कि 2 जुलाई से 9 जुलाई 2007 में हमने एक समाजवादी जन परिषद का शिविर रखा था। उस शिविर में मैं सम्मिलित हुआ था। तब भी मैंने साथी सच्चिदानंद सिन्हा जी को सुना था। तो उसमें बहुत सारे संवैधानिक और समाजवादी विचार मुझे सुनने को और सीखने को मिले थे। और उसके बाद में हम जब पचमढ़ी गए थे घूमने के लिए, तब भी सच्चिदानंद जी के विचार में लोकतंत्र, समाजवाद, इन्हीं का एक टीचिंग होता था जो हमें सीखने को मिलता था। तो इसी तरह समाजवादी जन परिषद के कार्यकर्ता के नाते पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, मैं सच्चिदानंद जी को सुन सका, सीख सका, ये मेरा सौभाग्य है। इसीलिए मैं सच्चिदानंद जी को जब भी पढ़ता हूँ और जब भी सुनता हूँ तो एक सच्चिदानंद जी एक सही में संघर्ष और निर्माण के एक आदर्श थे। और इन्हीं आदर्शों के ऊपर, इन्हीं पथ के ऊपर से चलना, यही उनको एक श्रद्धांजलि, आदरांजलि हो सकती है। मेरी ओर से मैं सच्चिदानंद जी को सादर प्रणाम करता हूं और आदरांजलि अर्पण करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई सुभाष एडवोकेट। अभी मैं अनिल सिन्हा जी से आग्रह करूंगा, फिर प्रोफेसर विनय भारद्वाज, फिर श्री चाको और फिर राजेंद्र जी। ये सब ये सजदा बाबू से 2 साल पहले मैं गया था। मैंने नवभारत टाइम्स के लिए उनके घर पे जाके इंटरव्यू किया था और वो उसको छपा भी था वहाँ। तो और एक तो मतलब वो पीढ़ी ही, उसके बारे में हम लोग को लगता है क्या कि उस समय के बाद हम लोग इस तरह से याद करेंगे जैसे कोई किस्से कहानी की बात हो, ऐसा लगेगा। जिस तरह का त्याग और समर्पण और जिस तरह की सादगी, तो एक आज़ादी के आंदोलन के बाद का जो भारतीय लोकतंत्र है और आज़ादी के आंदोलन से जो उसकी कड़ी थे वो चले गए। उसमें मुझको लग रहा है क्या कि उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया है समाजवाद के विचारधारा को लेकर के, वो अगली पीढ़ी को जब समाजवादी आंदोलन कभी मतलब उस मुकाम पे पहुंचेगा जब उसको जरूरत होगी ज़्यादा बहस की, ज़्यादा विचारोत्तेजक चीज़ों की, तो सजदा बाबू उस समय बहुत प्रासंगिक लगेंगे। पर्यावरण हो या इंटरनल कॉलोनियलिज्म हो या जाति की बात हो, जो कि हमको लग रहा है कि अभी अगले 100 साल तक रेलिवेंट मुद्दे रहेंगे समाजवादियों के लिए। कम से कम ये 3 मुद्दे तो हिंदुस्तान में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, जिस पर उनके विचार से हमको ये मतलब प्रेरणा मिलेगी और उसकी जरूरत आएगी। मुझको लग रहा है क्या कि मैं गौरव महसूस करता हूँ कि समाजवादी आंदोलन ने ऐसे लोग महसूस पैदा किए और इस गौरव को भी हम लोगों को ओन करना चाहिए। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद भाई अनिल सिन्हा जी, आपको बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर विनय भारद्वाज जी, आपके श्री चाको और फिर राजेंद्र जी। विनय जी आप आपने को अनम्यूट कर लीजिए। विनय जी अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक खोल लीजिए। राम जी, आदरणीय शशिखर जी और मित्रों, शशिदा जी का न रहना हम सब लोगों के लिए एक वाली घटना है। सभी लोग उनके संपर्क में रहे हैं, ऐसा मेरा अंदाजा है। और कुछ के बारे में मैं जानता हूँ कि वो मुझसे ज्यादा लंबे संपर्क। जी से मेरी पहली मुलाकात 1982 में
समता संगठन सम्मेलन में बनारस में हुई थी। तब से लंबा संपर्क रहा, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी कम थी। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये था कि सामयिक वार्ता का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लंबे समय तक बराबर उनके लेख छापने का अवसर मिला। वो समता सामयिक वार्ता के सबसे ज्यादा नियमित लेखक थे और किशन जी के अलावा जिनके लिए पढ़ने की सबसे ज्यादा आतुरता रहती थी सामयिक वार्ता में, वो सजदा जी थे और सुनील जी थे। सजदा जी हमारे लिए एक ऐसे लेखक और चिंतक थे जिन्हें पढ़कर, जिनसे बातचीत करके हम अपनी समझ बनाने की कोशिश करते थे। उनके चिंतक व्यक्तित्व के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं ये याद दिला दूं कि चिंतन परक लेखन के अलावा दूसरी चीजें भी उन्होंने लिखी हैं। जैसे बच्चों के लिए भी उन्होंने लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। और एक बार उनका घर चू रहा था गांव में, बहुत 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो वो कहीं आ जा नहीं सकते थे, घर में बंद थे। तो उस 3 दिन का इस्तेमाल करके उन्होंने अल्बेर कामू के एक नाटक का अनुवाद किया। और ये भी याद दिला दें कि वो फ्रेंच जानते थे और उस नाटक का उन्होंने मूल फ्रेंच से अनुवाद किया, जो न्यायी हत्यारे नाम से प्रकाशित है। सामयिक वार्ता के बाद जनसत्ता में भी उनके लेख छापने का मौका मुझे मिलता रहा। हालांकि उनका लेख वहां पे सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से छपता था, जिसका कारण मैं कभी समझ नहीं पाया। उसको बदल नहीं सकते थे क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग में वही नाम लिख करके आता था। एक बार मुझे ये जिज्ञासा हुई कि सजदा जी का इतना नाम है, तो वो जनसत्ता से ज्यादा सर्कुलेशन वाले अखबार में क्यों नहीं लिखते हैं? वहां दूसरे अखबार में ज्यादा पैसा भी मिलता है, सर्कुलेशन भी ज्यादा है। तो मुझे पता चला कि वो लिखते थे, लेकिन एक बार उनके लेख का एक अंश काट दिया गया। और इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो नव उदारवाद की आलोचना में था, उदारीकरण की आलोचना में था, तो उस अखबार को हजम नहीं हुआ। तो सजदा जी, हालांकि उनकी कोई आय नहीं थी, बहुत ही एक तरह से मसीही थे, फिर भी उन्होंने जरा भी समझौता नहीं किया और उस अखबार को छोड़ करके उन्होंने जनसत्ता में लिखना शुरू किया, जहां पैसा भी बहुत कम था, सर्कुलेशन भी बहुत कम था। लेकिन उनके किसी लेख की कोई एक लाइन भी जनसत्ता में कभी काटी नहीं गई और लंबे समय तक जनसत्ता में भी मुझे ये अवसर मिला, जिसके लिए मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। उनका न रहना अचानक याद दिला दे रहा है कि हमने क्या खो दिया है और हम एक कितने बड़े अभाव के इसमें आ गए हैं। उनकी स्मृति को सहेजने और उनके लेखन को उपलब्ध कराने और इस दिशा में कुछ होगा तो मैं सहयोग में अपना सौभाग्य समझूंगा। अभी मैं सेतु प्रकाशन में काम करता हूँ, वहां से भी उनकी 4 किताबें छपी हैं, जिनका कवर फोटो आज योगेंद्र जी ने ट्विटर पे डाला है। धन्यवाद। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद राजन जी। अब मैं प्रोफेसर विनय भारद्वाज में देख रहा हूँ तो उनका मशीन का कंट्रोल हो गया है। प्रोफेसर विनय भारद्वाज जी एंड आफ्टर दैट मिस्टर चाको। विनय जी। धन्यवाद आनंद जी। सभी उपस्थित साथियों को नमस्कार। सच्चिदा बाबू का नाम लेते ही मुझे एक ऐसे धीर गंभीर और बिल्कुल सरल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की छवि एकदम से दिमाग में आती है, जिससे मैं बहुत थोड़ी देर के लिए मनिका में मिली थी। मेरे बड़े दामाद मनिका के और उनके पड़ोस में सच्चिदा बाबू रहते थे। बड़े जमींदार परिवार के थे, बहुत अच्छी खासी जमींदारी थी उनकी, पर जिस तरह का जीवन जीने का उन्होंने अपने लिए निर्णय किया, वो आज के बच्चों को जो 20 और 25 साल और 30 साल के बीच गए, उनको समझ ही नहीं आएगा कि इस तरह का
के जीवन को जीने की चॉइस कैसे कर लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सच्चिदा बाबू ने तो बहुत एक बड़ी विचारों की एक बहुत समृद्ध विरासत हम सब लोगों के लिए छोड़ी है, और इतना ज्यादा लिखा है कि हम लोगों को कई वर्ष भी अगर हम खपाए तो भी उसको पूरी तरह से पढ़ नहीं पाएंगे। बहरहाल जितना जिसको समय मिलेगा हम सब कोशिश कर रहे हैं उसको पढ़ने की, हमारे पास वो चीजें हैं। पर मुझे लगता है कि सच्चिदा बाबू जिस पीढ़ी के प्रतिनिधि थे वो धीरे धीरे खत्म प्राय हो रही है। इसलिए मौजूदा और जटिल चुनौतियों के इस दौर में अगर हम सत्ता पद, राजनीतिक दम, व्यक्तिगत अहम और अहंकार, इससे विहीन एक ज्ञान परंपरा से संपूर्ण भरपूर व्यक्ति को अगर को अपने सामने रखें तो वो सच्चिदा बाबू होंगे। और यही नई पीढ़ी 20 से 30 साल के बीच में जो आज है, अगर हम किसी तरह से उनको ये कह सकें, उनको ये बता सकें, उन विचारों को उनके करीब ले जा सकें कि समाजवादी चिंतन परंपरा, विचारों, आदर्शों में ढली नए समाज की कल्पना में अगर उनको शामिल होना है और जीवन की जो आज की मौजूदा सच्चाइयां हैं उसमें हम कैसे समाजवादी जीवन और समाजवादी समाज को गढ़ने की कोशिश में शामिल हों, यही सच्चिदा बाबू को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, राजकुमार जैन भी आ चुके हैं। जी हाँ, वो तो उनका आना ही धमक के साथ हो गया, यहाँ तक धमक आ गई गोवा तक। अभी चाको साहब के बाद कौशल किशोर, फिर प्रोफेसर राजकुमार जैन। प्रोफेसर श्री चाको। नहीं, अभी और साथियों को बुलवा लीजिए, मैं अभी एकदम पहुंचा हूँ हड़बड़ी। अच्छा ठीक है, जैसा जैन साहब की मर्जी होगी। चाको साहब प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चाको जी। चाको जी please unmute yourself and make your contribution. भाई कौशल किशोर जी, लवकुश कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं कहना चाहूंगा। हाँ बोलो लवकुश बोलो। आदरणीय प्रोफेसरगण, वरिष्ठ जनों और उपस्थित साथी, आज सभी समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा जी को स्मरण करने और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी केवल एक विचारक ही नहीं थे, बल्कि उस परंपरा के प्रतिनिधि थे जिसने भारतीय समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज देने का प्रयास किया। उन्होंने समाजवाद को केवल एक सिद्धांत के रूप में नहीं देखा, उनके लिए समाजवाद में जीवित अंत, नैतिक प्रतिबद्धता और सामाजिक जिम्मेदारी थी। इनका चिंतन हमेशा इस बात पर केंद्रित रहा कि समाज में समानता केवल कानूनों से नहीं, बल्कि व्यवहार की संस्कृति, संवाद और संवेदनशीलता से स्थापित होती है। उन्होंने बार बार कहा कि विचारधारा तभी सार्थक है जब वो आम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सके। यही कारण है कि उनका साहित्य, उनके भाषण और उनके तर्क आज भी पढ़ने वालों के भीतर झकझोर कर रख देते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। अंत में मैं सच्चिदानंद सिन्हा जी को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी विचारधारा, उनका चिंतन और उनका योगदान हम सबके लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहे। धन्यवाद सर। अध्यक्ष जी, सुभाष लोमटे, विनोद पायडा, ये लोग भी हैं। बहुत अच्छा, आपने नाम दे दिया, अच्छा किया। सुभाष लोमटे जी, आप बोलना चाहेंगे? भाई सुभाष लोमटे, उसके बाद पायदा जी, फिर गुड्डी, फिर जैन साहब। सुभाष लोमटे, विनोद पायदा। Yes, thank you for inviting me. सच्चिदा जी,
I had been stationed to acquainted with Satyadaji from 1992 onwards, in my 28, I think. He came to Kerala for many times, attending many programs. At the time of Samajwadi University formation and its activities. I used to get opportunity to discuss ideological issues with Satyadaji. After Logia, I think Satyadaji and Kishanji only invented idea of socialism after Logia. I do remember one of the conversation with Satyadaji when he, at one time when he stayed with me in my home. He, apart from idea of internal colony, he used to talk about the centralized character of Indian nation. It is a very important present political arena. The power, legislative power, administrative power, all are being concentrated to one point. Satyadaji told me that this parliament is a monstrous institution. It is against the idea of India and its very tenets of Indian culture and Indian way of life also. So in that way, I think the contribution of Satyadaji is very great. Because after we have seen that from nation state, we are slowly or sometimes vehemently moving towards the fascism in the India also. So the idea of nationalism of Satyadaji is very important nowadays. It should be moved forward again and again. This is very, at this juncture, I think, even though he is at the age of 98, at this juncture, we lost Satyadaji. It is a great loss to us and a great loss to the humanity also. So, at any kind, we had to remember Satyadaji in such a way for moving, taking his contribution on socialism and idea of socialism and all things. Especially this question of nationalism, to take it further in a very moment, and we had to organize, or we had to build up such an attempt to take it forward again. So at this time, he was very simple man, and whenever he came to my house and used to stay with me, I remember you used to cook with us also, not as a guest, as a family member. You used to cook with us and show me how the people in North India are making chapatis. So he showed me all this type of person, Kishanji, with very loving and very humane, and all the characters of. One more thing I have heard that one of the occasion he said about Anasakti, socialism of 21st century socialism as its tenets and all in India's heritage also. Anasakti and relationship of human being with nature, democratic nature between human being and the other creatures of nature. Without addressing this question, this relationship with the human being and other creatures of earth, without addressing this question, he said that we can't reevaluate or reinvent socialism of 21st century. So such a brilliant ideas, such a new ideas of socialism he gave us, and we have to move forward, take it forward again.
it is our responsibility. So I paying my tribute to beloved Sachidaji when actually his life and death also in same morality of he kept in death also. His morality about life, I think he kept in death also. So such a great person can only do that, only live like that. So he was great, so great, and it is my fortune that to spend a lot of time with him in my youth age. So I paying humble tribute to his memory. Thank you all. थैंक यू, थैंक यू। श्री सुभाष लोमटे। हेलो। हाँ सुभाष जी बोलिए। हाँ, एक तो सच्चिदा जी हमारे से विदा लिए हैं। सब स्वाभाविक है, हम सब लोगों को सदमे में तो हम सब लोग है ही, मगर अभी बहुत सारे लोगों ने जो बातें रखी है, मुझे लगता है कि उनको एक मैं आजादी के आंदोलन का प्रतिनिधि बोल के मैं उनके तरफ देखता हूं। दूसरा, समाजवादी जन परिषद के माध्यम से ही मेरी पहचान पहले हुई, और हमारे में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि उन्होंने अपनी शुरू की जिंदगी मजदूर आंदोलन से और खास तौर पे बंबई में रहते हुए शुरुआत की। और मैं भी असंगठित और ग्रामीण समूहों के साथ में जुड़कर काम करने वाला कार्यकर्ता रहने की वजह से कई मुद्दों पर हम गहरी चर्चा हमारी होती रही। और आज का मजदूर आंदोलन सही मायने में मजदूरों को न्याय देने के लिए सक्षम हो रहा है क्या? समाजवादी विचार को आगे बढ़ावा देने के लिए कुछ कर रहा है क्या? और ये यदि होता तो लगभग 90-95% मजदूर ये पूरे आंदोलन से क्यों बिखर जाते? तो ये कई मुद्दों के बारे में चर्चा होती रही। मुझे लगता है कि उनकी एक जो उन्होंने अपनी जिंदगी में उसका जिस सादगी के साथ में वो रहते थे, तो सही मायने में समाजवादी विचार वो जीते थे। अब जब उनको हम याद कर रहे हैं, उस समय वो विचार आगे लेके जाने की यदि हम सब यहाँ के लोग और जो भी सब खुद को समाजवादी मानता है, लोकतांत्रिक समाजवादी मानता है, तो उनका विचार आगे लेके जाने के दृष्टिकोण से हम क्या समझते हैं? हम तो चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, ख्वाहिश से विचार आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारे में हो सकता है कि यदि हमारी मंजिल सब लोगों की एक है, हो सकता है कि उसमें वो मंजिल तक पहुंचने क्या हम एक साथ में काम कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में सम्मान के साथ में पेश आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें एक खासियत सच्चिदा जी की थी, और आज उनको याद करते समय उनका विचार आगे लेके जाने के दृष्टिकोण से इन सब चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दो सुझाव मेरे यहाँ पर, मैं पता नहीं है कि उसका क्या होगा, मगर उनकी जो भी किताबें होंगी क्या एक जगह मिल सकती है, और तुरंत नहीं मगर थोड़ी सी तैयारी करके एक 3-4 दिन 5 दिन का उनकी पूरा जो एक जीवन कार्य है, और वैसा देखा जाए तो एक समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचार को हमारे देश में गढ़ते हुए समाजवादी अलग अलग बिखरे हुए जो लोग हैं, अलग संगठन में होंगे, मजदूर आंदोलन में होंगे, अलग अलग दलों में होंगे, सही में जो प्रामाणिकता से विचार के साथ में है, क्या उनको
एक साथ में लाने का एक प्रयास, एक जिसको उम्दा प्रयास बोलो या ऑनेस्ट प्रयास, प्रामाणिक प्रयास कर सकते हैं, कर पाएंगे क्या, वो भी एक यदि सोच हम हमारे दिमाग में रखेंगे तो वही एक सच्चिदानंद जी के बारे में एक श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष भाई। अभी मैं आग्रह करता हूँ कौशल किशोर जी, अनय, अशोक भाई, शिवदयाल जी जी बोला जाए। शिवदयाल जी, आप सबको मेरा नमस्कार। इसके बाद प्रोफेसर राजकुमार जी। शिवदयाल जी बोले। जी, सजदा बाबू का इस तरह से जाना बहुत विदग्धकारी अनुभव है और समाजवाद को जीने वाले लोग समाजवादी धारा में हुए, ये समाजवादी विचारधारा की सबसे बड़ी विरासत मेरी समझ से है। इस धारा में ऐसे लोग हुए जिन्होंने समाजवाद को जिया और सजदा बाबू ने स्वल्पता का तो जैसे प्रतिमान ही खड़ा किया, उसको छूने की कोई कोशिश जो है वो हो नहीं सकती। सजदा बाबू को याद करते हुए कई सारे बातें दिमाग में आती हैं और समझ में नहीं आता कि कहाँ से बात शुरू की जाए। मेरा उनसे संपर्क वैसे लेखन के माध्यम से ही हुआ। जहाँ तक मुझे याद आता है, ये पटना में मानव समाज में हिंसा विषय पर उनका एक व्याख्यान था गांधी संग्रहालय में, और मैंने पहली बार उनका व्याख्यान सुना। ये शायद 98-99 की बात होनी चाहिए। तो मैं उनसे मिला और मैंने अपना परिचय दिया और फिर मैंने उनको बताया कि मैंने एक कहानी मेरी धर्मयुग में छपी थी, खबर, जो इसी तरह की विषय पे थी। तो वो कहानी मैंने उनको भेजी थी और उस पर उनकी प्रतिक्रिया आई थी। बाद में कुछ और कहानियों पर भी प्रतिक्रिया आई। मेरे पहले उपन्यास पे भी उन्होंने कुछ लिखा था। बाद में सन 2000 से मैं एक उद्यम में लगा कि बिहार का जो विभाजन था वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी और बिहार की विरासत और नव निर्माण की चुनौती, इस विषय पर मैंने एक किताब लिखने की सोची। बाद में मुझे लगा कि अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे अलग अलग विषयों पर उनका मंतव्य जानना चाहिए और बिहार के बारे में वो क्या सोचते हैं, उसका वर्तमान और भविष्य के बारे में वो उनकी क्या राय है। तो ये सोचकर एक किताब की योजना मैंने बनाई और इसी संदर्भ में मैंने किशन जी से भी बात की और फिर सजदा बाबू से भी बात की, ईश्वरी प्रसाद से बात की। तो ये एक किताब जो छप कर आई वो 2003 में, बिहार की विरासत और नव निर्माण की चुनौती, उसमें सजदा बाबू ने जाहिर तौर पर बड़ा ही सुंदर एक लेख लिखा था, जिसमें बिहार के नव निर्माण का उन्होंने एक जो विकेंद्रीकरण वाला जो मार्ग सुझाया था, जो जाहिर तौर पर समाजवाद के विचार से काफी मेल खाता था और बिहार की जो वस्तु, जो जमीनी हकीकत है, उसके मुताबिक वो काफी मुफीद भी था। तो इस तरह से सजदा बाबू से मेरा संपर्क रहा। फिर पटना से दो पत्रिकाएं निकलना शुरू हुई। एक बच्चों की पत्रिका थी झिलमिल जुगनू और एक शिक्षकों की पत्रिका थी ज्ञान विज्ञान। और मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब मुझे पता चला कि सजदा बाबू बच्चों के लिए भी लिखते हैं। आप लोगों के लिए अभी राजन ने कहा था कि बच्चों के लिए भी लिखा है उन्होंने। लिखना तो एक बात है, वो पेंटिंग भी करते थे और एक सीरीज हमने झिलमिल जुगनू में, मैं उसका संपादक था, एक सीरीज के रूप में हम लोगों ने 4 पेज, 2 पेज जो है कलर रखा
और सजदा बाबू के लिए कि एक एक चिड़िया का प्रोफाइल उन्होंने एक मुक्तक के रूप में रखा, 6 पंक्तियों में, और उस चिड़िया का बड़ा सुंदर चित्र भी उन्होंने बनाया। तो वो कलर पेज हम लोगों ने उसको बना के रखा, वो कई महीनों तक वो छपता रहा। और मुझे लगता है अलग से वो प्रकाशित करने की चीज है, बच्चों के लिए बड़ी सुंदर चीज है। तो यहाँ से सजदा बाबू के साथ मेरा परिचय बना। उनके लेखन से पहले से परिचय था। उनकी उस समय जो कई किताबें थी, कुछ किताबें मेरे पास हैं भी। संस्कृति विमर्श उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मुझे मिली थी कई साल पहले, और मेरे पास है अभी। जो राजनीतिक आर्थिक हालात हैं, इन पर उनकी जो किताब है भूमंडलीकरण की चुनौतियां, ये बहुत ही पठनीय किताब है और विचारोत्तेजक है। वो आज भी 20-25 साल गुजरने के बाद भी काफी प्रासंगिक है। इसी तरह से उन्होंने नक्सलवाद के वैचारिक संकट पर भी लिखा था और किताब छपी थी उनकी। और भी बहुत पहले, करीब मुझे लगता है 30-35 साल पहले, उनकी एक छोटी सी पुस्तिका मुझे मिली थी, धर्मनिरपेक्षता। एक बुकलेट टाइप की चीज है, लेकिन वो बड़े काम की चीज है। वो मेरे पास है। शायद वो अरविंद मोहन जी ने जो रचनावली का प्रकाशन किया है उसमें ये चीजें हों, और होनी ही चाहिए। बच्चों वाली चीज भी होनी चाहिए। मैंने वो दुर्भाग्य से वो किताब अभी तक देखी नहीं है। तो सजदा बाबू के को मैंने एक रचनाकार की तरह जब मैंने देखा, तो मैंने पाया कि वे अत्यंत प्रतिभावान, मतलब वो लेखक थे, व्यक्ति थे, और एक तो बहुभाषिक थे ही। आपको पता ही चला कि वो फ्रेंच भी जानते थे, अंग्रेजी और हिंदी पे उनका लेखन है, उनकी किताबें हैं, कोई बात ही नहीं है। उनका जो योगदान है जो विचार के क्षेत्र में, उसमें मैं एक बड़ा योगदान मानता हूं जो उन्होंने आंतरिक औपनिवेशिकीकरण पर लिखा, इंटरनल कॉलोनाइजेशन पर। वो हर समय मेरे ख्याल से एक प्रासंगिक विचार है, और वो समाजवाद की राह की जो रुकावटें हैं, वो उनका भी कहीं ना कहीं उसमें इस पूरे विचार में उसका विश्लेषण है और उसका समाधान मेरी समझ से आता है। एक जो उनकी कुछ चिट्ठियां मेरे पास हैं जो रचनाओं पर ही हैं, और अभी जयप्रकाश जी पर बात हुई थी। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक बार चर्चा की थी कि 1946 में जब जयप्रकाश जी रिहा हुए थे और गांधी मैदान में पटना में एक उनका नागरिक अभिनंदन किया गया था, तो सजदा बाबू ने बताया था कि वो नाव पे चढ़ के लोग आए थे और पटना आए थे, और अपने साथ वो बैनर खुद बना के ले आए थे, और ये बहुत उत्साह के साथ बताते थे। और जयप्रकाश जी और जयप्रकाश आंदोलन में से उनका बहुत गहरा जुड़ाव था। आप लोगों को बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उनको अपना उपन्यास मैंने भेजा था जो जयप्रकाश आंदोलन की परिवर्तनकामी धारा पर केंद्रित है, एक और दुनिया होती। उस उपन्यास को पढ़कर उन्होंने अपनी सम्मति तो दी थी, फोन पे बताया था कि मैं इसकी समीक्षा लिख रहा हूं, और बाद में मैं जब कुछ एक आध महीने बाद मैं उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने दिखाया था कि देखिए ये मैंने आपकी किताब की समीक्षा लिखी है। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। सजदा बाबू सरीखा इतना बड़ा विद्वान, आपकी कोई रचना पढ़ ले तो यही अपने आप में बहुत संतोषप्रद अनुभव है, लेकिन वो आप पर लिख भी दे तो समझिए कि उसकी क्या मतलब कोई अमूल्य वो एक थाती है। तो सजदा बाबू के बारे में क्या कहा जाए,
एक क्षणिक का जीवन उन्होंने जिया, वहां से शुरू होकर विचार की दुनिया में वे एक धूमकेतु की तरह रहे, जबकि समाजवादी धारा में भी विचारों की कोई कमी नहीं रही। लेकिन सजदा बाबू की जो मौलिकता थी विचारों की, उसने उनको सबसे अलग रखा और बहुत विशिष्ट कोटि के वो उन्होंने अपने को विचारक साबित किया। तो उनका जो जीवन अनुभव है वो भी बहुत कहना चाहिए कि इतना अद्भुत रूप से वो विविध है कि उस पर सच पूछिए, एक निजी तौर पे आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये शायद हो ना पाए, लेकिन कभी मैंने सोचा था कि सजदा बाबू पर उन पर एक जीवनी परक उपन्यास लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वाइब्रेंट लाइफ, ऐसा मतलब स्पंदित जीवन, ऐसा विशेष जीवन जीने वाला व्यक्ति, और वो वाकई जो हमारी आगामी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो उससे कितना प्रेरित हो सकती है और कैसे उसको देखेगी कि एक मनिका के जो बहुत ही सुंदर गांव है, और जैसे चंद्रहार के बीच में जो मानिक के जुड़ा होता है, उसी तरह से वो एक जो छाड़न से बनी झील है, उसके किनारे पर वो मनिका गांव है, वो एक लॉकेट की तरह। वहां उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा और जितनी स्वल्पता में उन्होंने अपना जीवन जिया, मुझे देखकर और सोचकर हमेशा हैरानी होती रही है कि वो जीवन जगत से ऐसे कैसे जुड़े रहे, मनिका जैसे गांव में रह के, जबकि उनके पास न टीवी था, न फोन भी उन्होंने बहुत बाद में इस्तेमाल करना शुरू किया। तो किताबों की उनके पास जाहिर बात है उनके पास किताबें आती होंगी, और लोगों से मिलने जुलने का जो उनका एक अनुभव था, एक बहुत बड़ा दायरा था। तो साधारण से साधारण और बड़े से बड़े या महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण व्यक्ति से वो बहुत ही एक समदृष्टि का भाव लेकर मिलते थे। ये उनकी एक बहुत बड़ी खास बात है, जो बड़े लोगों की विशेषता होती है कि वो छोटे से भी उसी तरह से बात करता है मानो वो बड़ा आदमी हो। तो सजदा बाबू के बारे में बड़ा मुश्किल है बताना। मैं थोड़ा संक्षिप्त करना निर्धारित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री दयाल जी। प्रोफेसर राजकुमार जैन जी, प्रोफेसर राजकुमार जैन, इसके बाद अमन और अनय। प्रोफेसर राजकुमार जैन। अनम्यूट कर लीजिए। प्रोफेसर राजकुमार जैन। जैन साहब अपने को अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज आनी चाहिए जैन साहब। जी हाँ, बोलिए। मैं दिल्ली से बाहर होने के कारण शुरुआती दौर से जुड़ नहीं पाया, इसलिए सब साथियों को सुन नहीं पाया। सजदा बाबू की शख्सियत का सबसे बड़ा इस दौर में जो खूबियत देखने को मिली, उनके इंतकाल के बाद सोशल मीडिया में जितने मुख्तलिफ लोगों ने अलग अलग तरीके से जितनी ओबिचरी कही है, उनकी याद में कही है, श्रद्धांजलियां कही है, उसको लिखा। और ताज्जुब इस बात का है कि जिन साथियों ने भी लिखा उस पर हैरत अंगेज मैं देख रहा था कि जो लाइकिंग कहिए या कमेंट कहिए या उसको शेयर कर रहा है, ये साधारणतः नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं उनकी जो धार थी, वैचारिक धार कहिए या उनकी शख्सियत का जो पूरा रुतबा था,
उससे बहुत लोग उससे प्रभावित हैं। मैंने भी उनके ऊपर एक लंबा लेख लिखा है, अब शायद कुछ साथियों ने देखा हो। ऐसे में बहुत इंटेलेक्चुअल को जानता हूं जिनकी बड़ी वॉल्यूम पे वॉल्यूम 10-10, 12, 14 वॉल्यूम में किताबें लाइब्रेरी में लगी रहती हैं, दुनिया भर के ज्ञान के उसके अंदर कतरनों का इकट्ठा करते हैं। पर सजदा बाबू इस मामले में अनोखे थे कि जंगे आजादी में तो जुड़ ही गए थे और बचपन में जुड़ने के कारण यानी इंटरमीडिएट में ही उन्होंने कह दिया करने के बाद कि मैं पढ़ूंगा नहीं। जयप्रकाश जी ने उनको मजदूर आंदोलन में काम करने के लिए भेज दिया और शायद वो मतलब आखिरी वो थे जो पार्टी के होल टाइमर से लेके और आखिरी दौर तक पूरे आंदोलन में शिद्दत के साथ वो लगे रहे। जब वहां पर गए एक होल टाइमर के रूप में इनको भेजा गया, कई कारण हुए कि अशोक मेहता ने इनको होल टाइमर से हटा दिया, तो उसके बाद ये खलासी की नौकरी कर ली। 2 साल तक रेलवे के अंदर खलासी का काम करते रहे और उसके बाद वहां की जो मजदूर यूनियन हमारी थी, लगातार उसके अंदर सजदा बाबू एक मजदूर नेता के रूप में भी बंबई में बहुत काम किया, बहुत मजदूर यूनियनों के अंदर हमारी में काम करते रहे। मेरे से सजदा बाबू का रिश्ता बहुत गंभीर चर्चा वाला नहीं रहता था। 1968-69 में दिल्ली में वो आए थे, तभी हमारी मुलाकात उनसे हो गई। और उन दोनों होता क्या था कि मेरे नेता सांवल दास गुप्ता अक्सर हमारे यहाँ दिल्ली शहर के अंदर जलसे होते थे, यानी पब्लिक मीटिंगें चलती थी, तो उसमें कोई भी विद्वान बाहर से आया हुआ हो, दिल्ली से बाहर से आया हो, पता लग जाए तो हम कोशिश करते थे कि वो पब्लिक मीटिंग के अंदर वहां पर उनकी तकरीर कराई जाए। तो मुझे कई बातें स्मृति में रह जाती हैं। फौज काजी पे उनको पहली दफे वहां पर जलसे के अंदर सोशलिस्ट पार्टी का, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का जलसा था, उसमें सजदा बाबू बोले, मगर वो पब्लिक जो एक जलसे के अंदर जिस तरह से एक तकरीर का जो उन्मान होता है वो नहीं था। वो तो एक विद्वान आदमी थे, तो उन्होंने दार्शनिक के रूप में अपनी बात को रखा, तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया पब्लिक मीटिंग वाला। पहली जो सबसे पहले मैंने जो उनकी मीटिंग को अटेंड किया, और उसके बाद लगातार मुसलसल दिल्ली में रहने के कारण उनसे मुलाकातें होती थी। और यूएनआई के लॉन के ऊपर हमारे 2 मित्र अभी भी हैं, मदन लाल हिंद और पारस चौधरी। तो हम लोग वहां पर यूएनआई के अंदर बैठते थे, बातचीत होती थी। सजदा बाबू बहुत ही गंभीर तरीके से हर विषय के ऊपर, जैसा कई साथियों ने बताया कि उनकी महारत तो थी विषयों में, वैसे भी उनकी जो पर्सनैलिटी थी या जो उनका पूरा व्यक्तित्व था, वो एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही जैसे सौम्य व्यक्ति का था। हम लोग कई बार किस्सा गोई भी करते थे, मजाक का भी मामला था, तो केवल मुस्कुरा के सजदा बाबू रह जाते थे। ये उनका बड़प्पन था। मगर फिर भी अगर किसी बार ना पहुंचो तो सजदा बाबू पता लगाते थे कि भाई वो आए क्यों नहीं, क्या रहा, कैसे रहा। ये उनकी बड़ी खूबी थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा अचरज मुझे हुआ, इतना बड़ा आदमी, वो जैसे जाके उसने धुनी अपने गांव में जमाई, वो असंभव है। कथनी और करनी के अंतर में करने वाले बहुत कम लोग, विद्वानों को भी मैंने देखा। मैंने अपने जीवन में सादगी के साथ अगर किन्हीं 2 लोगों का जीवन देखा, सजदा बाबू भी साधन संपन्न परिवार से थे और
दूसरा, मधुलिया में अब सजदा बाबू के जीवन में जो मैंने सादगी देखी, लगता नहीं कि हम लोग कभी उसके इर्द गिर्द भी जा पाएंगे। यानी गांव के अंदर रह के आदमी, कोई साधन ना हो, वहां पे कोई हर तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़े, और ऐसे हालात में सजदा बाबू वहां रहे। कोई जैसे कहते हैं कोई साधन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई एसी नहीं, वगैरह वगैरह जो साधन, मोटर गाड़ी व कुछ नहीं। तो ये उनके कमिटमेंट का जो वैचारिक आस्था थी, वो हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा का कार्य है। सजदा बाबू ने साहित्य लिखा, वो तो हमारा अजर हो ही जाता है वॉल्यूम में, साथ ही उसने उसको 7-8 वॉल्यूम में, 5 वॉल्यूम के अंदर छप भी गया है, आ भी गया है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि किताबों से कोई बहुत ज्यादा पीछे लोग नहीं चलते हैं। निजी जीवन की पवित्रता अगर आपके पास नहीं है, आप उस कसौटी पे नहीं कसे गए, निजी जीवन में आपका लिखा कुछ है और आचरण कुछ है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखते हैं वॉल्यूम पे, मगर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि सीधा सीधा लोग कहते हैं कि भाई उनके निजी जीवन को देखते हैं। तो सजदा बाबू ने उसमें कीर्तिमान स्थापित किया। यानी आज के जमाने में मुझे उनके जाने से यही लगा, हालांकि 98 साल की उम्र में जाना ही था, काम उन्होंने सब पूरे कर लिए, पर एक चीज लगा कि एक ऐसा आदमी जिसकी मिसाल हम दे सकते थे। आज मैं देखता हूं कि हमारे समाजवादी आंदोलन के नेताओं की या कई बार ऐसी हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई, कुछ पर्टिकुलर नेताओं से हो गया। जो ही पता लगता है कि ये सोशलिस्ट है फलाना आदमी, उसका आइडेंटिफिकेशन जो आज के नेताओं से होता है तो बहुत जिल्लत जलालत वाला, उसके अंदर अपमानित रूप से कई बार है। तो ऐसे मौके पे हम लोग, सजदा बाबू जैसे लोग जो थे, वो हमारे आइकॉन ऐसे थे जो कहते कि वो तस्वीर नहीं, तस्वीर ये है, इनकी तरफ देखिए। तो वो जो एक आदमी को किसी आंदोलन के लिए भी जो प्रेरणा मिलती है या उसके अंदर जो आत्मविश्वास जगता है, तो वो सजदा बाबू, हालांकि अभी वो अपने गांव तक सीमित एक लेखन तक थे, मगर व्यवहारिक रूप में भी वो काफी प्रभाव लोगों पे डाल रहे थे। एक ये लगता था कि देखिए, उसका उदाहरण मैं देखता हूं, सीपीआईएम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, भट्टाचार्य जी शायद नाम है, वो सजदा बाबू से मिलने उनके गांव में गए और उन्होंने उसकी बहुत कहा कि ये मेरा बहुत अहोभाग्य है कि मैं सजदा बाबू के पास गया। तो ये उनकी शख्सियत की ताकत को, यानी जो उससे प्रभाव है, उसको दर्शाता है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। हालांकि पॉलिटिकल रूप से सजदा बाबू उस तरह से पार्टियों में, उस तरह से सोशलिस्ट पार्टी के बाद नहीं रहे, पर वैचारिक रूप से वो हमेशा एक प्रेरणा देते रहे, लिखते रहे, और आदर्श के रूप में उनकी खबरें आती थी, सब मतलब जानने की कोशिश करते थे। और ये जब पता लगता कि गांव में बैठ के वो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए गौरव का विषय था। मैं अपने तरफ से सजदा बाबू को विनम्र अपना मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, निवेदन करता हूँ, नम्र उनके लिए अपने अदब के बोल रखता हूँ। आप लोगों ने इसको किया, आज का जो इस तरह का उनके बारे में सब साथियों का जो आज वक्तव्य हुआ, ये भी एक बड़ी चीज इस मामले में है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में आ रहा है, उसी तरह से आज इतने बड़े स्तर पर साथी लोग जुटे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर राजकुमार जैन जी। अब मैं आगे करूंगा गुड्डी जी से। गुड्डी जी भाई जी, मैं भी अपनी बात रखूंगा 1 मिनट में। बोला जाए, अपना परिचय दे दें। जी, मैं अशोक। बोलिए अशोक जी, बोलिए। अशोक जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से अशोक सिंह। अरे अच्छा, ओ वाह अशोक जी, वाह। दया सिंह अशोक जी, धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार।
शशि शेखर जी से चर्चा हो रही थी और सुरेंद्र बाबू से भी बात हुई थी और आज ये कार्यक्रम होना था और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं सजदा बाबू को। दिल्ली में आज से लगभग 25 साल पहले जब उनसे पहली मुलाकात हुई थी, प्रेम जी ने एक कार्यक्रम रखा था, डॉक्टर प्रेम सिंह ने वहां पे, और उसके बाद कई बार मुलाकात हुई, कभी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, रफी मार्ग पे और कई जगहों पे। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे मिल करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं, बड़े ध्यान से आपको सुनेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को। अनिल जी तुरंत बोलना चाहें तो बोलें। अनिल नौरिया जी। आनंद भाई नमस्कार। मैं तो सुनने के लिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं उनसे एक ही बार मिला था जी। डॉक्टर लोहिया पे एक सेमिनार हुआ था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में साहित्य अकादमी के साथ कोलैबोरेशन में, तो तभी मुझे उनसे मुलाकात होने का मौका मिला था और इसलिए मैं क्यूरियस था कि मैं जानता हूँ कि उनका जेपी के साथ बहुत घनिष्ठता थी और उनकी राइटिंग्स बड़ी इंसाइटफुल है, लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए जुड़ा कि मुझे जानकारी मिले उनके बारे में आप लोगों से। मुझे श्रद्धांजलि देने के अलावा और कुछ नहीं कहना है। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। रामगोपाल जी बोलना चाहें कुछ? रामगोपाल जी। सर हो गया सर मेरा। अच्छा अभी, अच्छा छत्तीसगढ़ के साथी थे जी, ठीक है। ये एक साथी हैं मान कौन साथी है? मान लगभग बोल लिए हैं सर सभी। जी हाँ। ये जो श्रद्धांजलि का हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग का रखा था, उसका उद्देश्य तो पूरा हुआ कि हम सब आज ही सजदा बाबू का दाह संस्कार हुआ मुजफ्फरपुर में, इसकी जानकारी हम लोगों को साथियों से मिली। मुजफ्फरपुर से कई लोग इसमें जुड़े, अरविंद वरुण खास तौर पर, विकास उपाध्याय जी, सुरेंद्र भाई नहीं जुड़ पाए, कुछ लिंक की दिक्कत थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से हम लोग कई साथी जुड़े। अरमान अंसारी साहब, डॉक्टर अरमान इसमें दिखाई पड़ रहे थे, हैं क्या अरमान? हाँ अरमान है। बोलो अरमान, बोलो। सभी साथियों को नमस्कार। सजदा जी से का पहला परिचय मेरा हुआ था जब मैं मैट्रिक करके इंटर में एमएस कॉलेज मोतिहारी में इंटर का विद्यार्थी था और वहाँ विराम में प्रमोद जी चले गए थे और सरकारी परिषद की एक यूनिट मोतिहारी में काम कर रही थी और हमारे साथी राजीव रंजन गिरी जी ने और कुछ साथी कुणाल प्रताप और कुछ और साथियों ने मिलकर के एमएस कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें सजदा बाबू आए। उसके बाद 1999 में बलवंत सिंह का एक फार्म हाउस था कानपुर में, वहां पर 5 दिनों का एक समाजवादी जन परिषद का प्रशिक्षण शिविर लगा था जिसमें सजदा बाबू गए थे और उन्होंने हम लोगों को वैचारिक रूप से मतलब हम लोगों को ट्रेनिंग देने की कोशिश की थी। इसमें किशन जी थे, सुरेश मोहन जी थे, सजदा बाबू थे, जोगेंद्र जी थे और कई साथी थे। उस समय मैं सबसे कम उम्र का शिवरात्रि था। उसमें मैंने जितनी बातें सुनी इंटर के विद्यार्थी को कितनी समझ में आती है, लेकिन उसके बाद एक अलग तरह की दुनिया मुझे महसूस हुई कि ये भी एक दुनिया है। इस तरह से सोचने समझने और काम करने वाले की भी एक दुनिया है। उसके बाद से काफी कुछ बदल का आया था। उस समय मैं छात्र संघर्ष वाहिनी या में पंकज जी ने शुरू किया था, उसमें जुड़ा था, उसका विरोध करके जुड़ा था कि छात्र संघर्ष वाहिनी का मानना होता है कि जो राजनीति अच्छी चीज नहीं है, राजनीति गंदी चीज है, उसमें सिर्फ छात्रों को दूर ही रहना चाहिए। तो उसके बाद मैं विद्रोह करके गया था। उसके बाद कई प्रशिक्षण शिविर में सजदा जी को सुना। एक बार जब मैं दिल्ली पढ़ने चला गया तो सजदा बाबू को ले जाने किसी कार्यक्रम के लिए
संजय बाबू वहाँ आए थे, आपको बोलना था तो उनको रुकाने ठहराने की जिम्मेदारी मेरी थी। और जब उनको एक कॉलोनी में लिया गया था बोलते, और वहाँ रुकाने जब मैं ले गया उनको, तो संजय जी थोड़ा आश्चर्य हुआ उनको कि यहाँ क्यों रुकाए, मैं ठीक यहाँ जाता, इसलिए रुक जाता, ठीक यहाँ रुक जाता, यहाँ रुकाने की क्या जरूरत थी, इस तरह की बहुत पॉश कॉलोनी है, यहाँ मैं अनइजी फील कर रहा हूँ। लेकिन संजय बाबू रुके वहाँ, और अगले दिन मेरी तबीयत खराब गई, वहाँ उनको लेने पहुंचा, राजेंद्र भवन में कार्यक्रम था, संजय बाबू आए और हम आए उनको ले और वो बोले। वो दिन याद है कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता का इंटर में मैं पढ़ता था, जब मेधावी जन परिषद के माध्यम से समाजवाद प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता था, उसको रिवाइज करने की कोशिश हो रही थी। उस कोशिश में हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती थी कि सबको पोस्ट कार्ड लिखना है, पोस्ट कार्ड सभी साथियों को पोस्ट कार्ड लिखना है। तो 25 पैसे का पोस्ट कार्ड हम लोग लिखते थे, मैं संजय बाबू को लिखता था पोस्ट कार्ड, तो हर पोस्ट कार्ड का जवाब संजय बाबू का आता था। कई ऐसे प्रश्न होते थे जो अंधेरे से उस पत्र का भी जवाब संजय बाबू देते थे, और बहुत समझा करके बहुत बारीकी से वो बताते थे इस बात को कि ऐसे करना है, ऐसे करना, पार्टी का काम ऐसे करना, संगठन का काम ऐसे करना। ये मेरे लिए प्रेरणा की सोच रही। और एक और टर्न आया जब आम आदमी पार्टी बनी और साथी सुनील का देहांत हुआ, तो संजय बाबू इसको लेकर के थोड़ा हमारी कुछ साथी जब जो समाजवादी जन परिषद में थे और चले गए आम आदमी पार्टी में, उस समय मैं भी गया था आम आदमी पार्टी में, तो संजय बाबू थोड़ा असहज होने लगे थे और उनको कई बार कई जगह उन्होंने थोड़ा कहा भी कि नहीं करना चाहिए था। हालांकि एक प्रयोग था जो राजनीति में कई बार ऐसा करना भी पड़ता है, तो उसके भी थोड़ा कई बार असहज हो गए थे। और सुनील जी के का जो देहांत हुआ उसमें कई बार उसके लिए कई साथियों को दोषी भी मानते थे। ये के साथ बाद में मनीषा और के दरमियान मुलाकात होती रही, संजय बाबू से आना जाना लगा रहा। जब वो 75 वर्ष के उसमें कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें भी मैं था, उनके बहन के घर पर रुकने की व्यवस्था हुई थी। तो कुल मिलाकर के संजय बाबू, एक और मेरी एक सुझाव ये है, जो लेखन है जी, बता दीजिए, परिचय अपना दे दीजिए। मान सिंह, हाँ, प्रोफेसर मान सिंह, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर। बहुत अच्छा, बोलिए मान सिंह जी, बोलिए। हाँ, तो वहां पर जो है, मैं पहले देशबंधु कॉलेज में पढ़ाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 2009 में वहां से मैंने रिजाइन दिया था, तो यहाँ ज्वाइन किया था। तो मैं हमारे राजकुमार जैन जी, हमारे गुरुजी, और हरीश खन्ना जी, प्रेम सिंह जी, और एक बार तो वहां पर जो है मैं भी गया था। प्रोफेसर प्रेम सिंह जी ने ऐसे ही मुलाकात करवाई थी, ज्यादा मेरा उनसे, हाँ, मैं जानता